द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के साहिबगंज की। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ तो करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स मिलते हैं और दूसरी तरफ भविष्य का एक बहुत महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक प्लान बन रहा है। हमारे पास आईआईएम लखनऊ और आईआईटी रुड़की की बनाई एक रिपोर्ट है जो गंगा नदी को मतलब इस पूरे इलाके की किस्मत बदलने का जरिया बनाना चाहती है। देखते हैं इस प्लान में क्या दम है। और ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि देखिए दशकों से हमने गंगा को सिर्फ एक पानी के स्रोत या एक धार्मिक प्रतीक के तौर पर देखा है। उसे एक इकोनॉमिक इंजन की तरह देखना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, और यही इस दस्तावेज का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये सिर्फ नदी को साफ करने की बात नहीं है, ये नदी से अर्थव्यवस्था बनाने की बात है। तो चलिए इसी माइंडसेट शिफ्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले साहिबगंज को ही जान लेते हैं। मुझे हमेशा से ये बात बहुत फैसिनेट करती है कि इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, एक गेटवे। लेकिन आज के दौर में देखें तो ये एक ऐसा गेटवे लगता है जिसे शायद हम भूल गए हैं। ऐसा क्यों है? ये गेटवे वाली बात ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। सदियों तक जब व्यापार नदियों के रास्ते होता था, तो राजमहल और तेलियागढ़ी किला जो साहिबगंज में है, वो इस रास्ते पर कंट्रोल रखते थे। जो भी बंगाल में घुसना चाहता था, उसे यहाँ से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन फिर जब रेलवे और सड़कें बनी, तो ये रास्ता उतना जरूरी नहीं रहा। तो एक तरह से ये इलाका विकास की मुख्य धारा से थोड़ा कट गया। मतलब टेक्नोलॉजी ने जो नया रास्ता बनाया, उसी ने पुराने रास्ते को भुला दिया। और अब ये रिपोर्ट कह रही है कि वापस उसी पुराने रास्ते यानी नदी पर फोकस करो। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये फोकस लोगों के बिना तो अधूरा है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से यहां की आबादी 11.5 लाख के करीब है और साक्षरता दर सिर्फ 52%। ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। बिल्कुल। और यही इस पूरी योजना की सबसे बड़ी जमीनी चुनौती है। आप कौशल विकास, डिजिटल लिटरेसी, इको टूरिज्म जैसी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आधी आबादी बुनियादी शिक्षा से भी दूर है, तो इन योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचेगा कैसे? ये दस्तावेज इस बात को मानता है और शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात करता है। और यहाँ का भूगोल भी तो एक पहेली जैसा है। एक तरफ दामिन इको यानी राजमहल की पहाड़ियाँ, जो संथाल और पहाड़िया जनजातियों का घर है, दूसरी तरफ गंगा का सपाट उपजाऊ मैदान। ये दो अलग अलग दुनिया एक ही जिले में कैसे काम करती हैं? ये विविधता ही साहिबगंज की पहचान और उसकी चुनौती दोनों है। पहाड़ी इलाकों में जीवन मुश्किल है, खेती अलग तरह की होती है, और वहाँ के समुदायों की अपनी अलग संस्कृति और ज़रूरतें हैं। मैदानी इलाकों में धान और गेहूं की खेती होती है। अर्थ गंगा जैसी योजना की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो इन दोनों दुनियाओं के लिए काम कर सके। ऐसा नहीं हो सकता कि विकास सिर्फ नदी किनारे तक सिमट कर रह जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई जमीन और लोग। अब आते हैं रोजी रोटी पर। जाहिर है, जहां 89% ग्रामीण आबादी हो, वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो खेती ही होगी। धान, गेहूं, मक्का, ये सब तो है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि यहां सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर खेती बस मॉनसून के भरोसे है। हाँ, और यही अर्थ गंगा की पहली और सबसे सीधी भूमिका आती है। गंगा नदी साल भर बहती है, लेकिन उसका पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता। इस योजना का मकसद सिर्फ नहरें बनाना नहीं है, इसका मकसद है माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकें लाना, और साथ ही गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ताकि रासायनिक खाद नदी में ना बहे। सोच ये है कि गंगा खेतों को पानी भी दे और खुद भी साफ रहे। ये तो एक पहलू हुआ। पानी के अलावा साहिबगंज की दूसरी बड़ी दौलत क्या है? मेरे ख्याल से जंगल होंगे। जिले का करीब 32% हिस्सा जंगलों से ढका है, जो स्टेट एवरेज से भी ज्यादा है। सही कहा। ये जंगल साहिबगंज के नेचुरल ट्रेजर है। साल और सागौन जैसी कीमती लकड़ी तो है ही, लेकिन असली खजाना है तसर रेशम। ये एक ऐसी चीज है जो इस इलाके को एक यूनिक पहचान दे सकती है। अगर इसे सही तरीके से प्रोसेस और मार्केट किया जाए, तो ये हजारों परिवारों की आय का जरिया बन सकता है। पानी, जंगल और फिर आती है नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। रिपोर्ट में इस पर बहुत जोर है। पर इसका मतलब क्या सिर्फ मछली पकड़ना है? नहीं, और यही समझना जरूरी है। नीली अर्थव्यवस्था सिर्फ मछली पकड़ना नहीं है,
वो तो इसका एक हिस्सा है। और साहिबगंज में 70% मछली पकड़ने का काम नदी में ही होता है, जो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि नदी के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कार्गो और यात्रियों के लिए करना। इसका मतलब है नदी किनारे पर्यटन को बढ़ावा देना, जैसे रिवर क्रूज, और यहाँ तक कि नदी के पानी को साफ रखकर लोगों की सेहत पर होने वाले खर्च को कम करना। ये एक पूरा 360 डिग्री नजरिया है। और इसी से जुड़ा एक आंकड़ा मुझे चौंका गया। यहाँ 16,000 हेक्टेयर में 555 आर्द्रभूमियां यानी वेटलैंड्स हैं। 555। मुझे तो लगता था ये बस पानी भरे गड्ढे या दलदली जमीन होती है। ये पानी भरे गड्ढे ही इस इलाके के नेचुरल किडनीज हैं। ये सिर्फ मछली पालन के लिए जरूरी नहीं है, ये बाढ़ के पानी को सोखते हैं, जिससे बाढ़ का असर कम होता है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करते हैं, जिससे गर्मी में पानी की कमी नहीं होती। एक तरह से ये प्रकृति का अपना इंजीनियरिंग सिस्टम है, जो मुफ्त में वो काम करता है जिसके लिए हमें करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। इन 555 वेटलैंड्स को बचाना साहिबगंज को बचाने जैसा है। खेती, जंगल और पानी, ये सब चलाने के लिए और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तो बिजली चाहिए। इस मामले में साहिबगंज कहाँ खड़ा है? अभी तो वो बिहार के कहलगांव थर्मल पावर प्लांट पर निर्भर है ना? हाँ, अभी अच्छा, दस्तावेज में लिखा है कि सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हो गया है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि 24/7 भरोसेमंद बिजली मिल रही है? क्योंकि कागज पर विद्युतीकरण और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क होता है। और क्या सौर ऊर्जा सच में एक थर्मल पावर प्लांट का बोझ उठा सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। 100% विद्युतीकरण का मतलब है हर घर तक कनेक्शन पहुंच गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 24/7 क्वालिटी पावर एक अलग चुनौती है, और यहीं पर सोलार और बायोमास की भूमिका आती है। ये बड़े थर्मल प्लांट को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड बनाएंगे, यानी गांव अपनी बिजली खुद बनाए। इससे ट्रांसमिशन लॉस कम होगा और निर्भरता भी घटेगी। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन दिशा यही है। तो एक तरफ हम साफ ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो भविष्य है, लेकिन दस्तावेज कहता है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की चाबी इसी इलाके के अतीत में छिपी है। यहाँ की ऐतिहासिक विरासत तो सच में कमाल की है। राजमहल, जो मुगल काल में बंगाल की राजधानी था। बिल्कुल। अकबरी मस्जिद, सिंधी ढालान, तेलिया घड़ी किला, ये सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं है, ये उस दौर की कहानियां हैं जब ये इलाका सत्ता और व्यापार का केंद्र था। लेकिन जो चीज साहिबगंज को दुनिया के नक्शे पर रख सकती है, वो इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। यहाँ के जीवाश्म पार्क में हमें 6 से 14 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म मिले हैं। 1 मिनट, 14 करोड़ साल? मतलब हम जुरासिक पीरियड, डायनासोर के जमाने की बात कर रहे हैं झारखंड के एक जिले में। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अविश्वसनीय है। ये सच है। करोड़ों साल पहले जब भारतीय प्लेट अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ रही थी, तब इस इलाके में भारी ज्वालामुखी विस्फोट हुए। उन लावा प्रवाहों के नीचे उस दौर के पेड़ पौधे दब गए और समय के साथ पत्थर बन गए। ये पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक खजाना है। कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर मुगलकालीन वास्तुकला और करोड़ों साल पुराने जीवाश्म। ये एक अनूठा कॉम्बिनेशन है। और इस खजाने में एक और नगीना है, उधवा पक्षी अभयारण्य, झारखंड का इकलौता पक्षी अभयारण्य। और बड़ी खबर यह है कि इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। इसका क्या मतलब है? रामसर साइट का दर्जा मिलना किसी जगह के लिए ऑस्कर जीतने जैसा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है कि ये वेटलैंड पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ साइबेरिया और यूरोप से हजारों मील का सफर तय करके प्रवासी पक्षी आते हैं। सर्दियों में यहाँ 58 प्रजातियों के 18,000 से ज्यादा पक्षी देखे जा सकते हैं। ये दर्जा मिलने के बाद इसे बचाने और विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद और ध्यान दोनों मिलता है। ये साहिबगंज के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास खेती, जंगल, नीली अर्थव्यवस्था, हरी ऊर्जा, मुगलकालीन इतिहास, डायनासोर युग के जीवाश्म और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पक्षी अभयारण्य है। पोटेंशियल तो जबरदस्त है, लेकिन हम सब जानते हैं कि योजनाओं और उनके लागू होने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। इस खाई को पाटने के लिए ये दस्तावेज क्या कहता है? एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान 2 बड़े आइडियाज पर टिका है। पहला, जमीन पर काम करना, जैसे
गंगा किनारे जैविक खेती का कॉरिडोर बनाना, किसानों को कोल्ड स्टोरेज की सुविधा देना, मछली पालन के लिए झींगा और एक्वाकल्चर जैसी नई चीजें शुरू करना। मतलब लोगों की आय बढ़ाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना। और दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा आइडिया है ब्रांड साहिबगंज बनाना। ये एक परसेप्शन बनाने की बात है। जब कोई साहिबगंज का नाम सुने तो उसके दिमाग में सिर्फ एक पिछड़ा हुआ जिला ना आए, बल्कि इको टूरिज्म, जनजातीय कला और इतिहास की एक तस्वीर उभरे। इसके लिए डोकरा कला और बांस शिल्प को बढ़ावा देना, नेचर ट्रेल्स और रिवर क्रूज शुरू करना, यहाँ तक कि दिल्ली हाट की तर्ज पर एक मार्केटिंग सेंटर बनाना भी शामिल है। मतलब अब रांची या पटना वालों को असली डोकरा आर्ट के लिए साहिबगंज जाना पड़ेगा, अमेज़न पर नहीं मिलेगा। ये ब्रांड साहिबगंज का आइडिया दिलचस्प है, लेकिन इन सब चीजों को आपस में जोड़ेगा कौन? किसान अपना सामान बाजार तक कैसे ले जाएगा? टूरिस्ट जीवाश्म पार्क तक पहुंचेगा कैसे? कनेक्टिविटी के बिना तो सब अधूरा है। और उसी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी कड़ी है मनिहारी साहिबगंज गंगा पुल। लगभग 1900 करोड़ की लागत से बन रहा ये 6 से 9 किलोमीटर लंबा पुल जब 2027-28 तक तैयार होगा तो ये देश का तीसरा सबसे लंबा गंगा पुल होगा। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये इस पूरे इलाके के लिए एक आर्थिक धमनी की तरह काम करेगा। इसे थोड़ा और समझाइए। एक पुल कैसे सब कुछ बदल सकता है? देखिए, अभी साहिबगंज से बिहार के कटिहार जाने के लिए या तो नाव का सहारा है या फिर सैकड़ों किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। ये पुल उस दूरी को मिनटों में समेट देगा। झारखंड सीधे तौर पर उत्तर पूर्व से जुड़ जाएगा। सोचिए, असम की चाय या सिलीगुड़ी का सामान कितनी आसानी से झारखंड और बंगाल के बाजारों तक पहुंच सकेगा। साहिबगंज के किसानों की सब्जियां और मछलियां बिहार के बड़े बाजारों तक पहुंचेंगी। टूरिस्ट जो कटिहार तक ट्रेन से आते हैं वो आसानी से साहिबगंज जा सकेंगे। जमीन की कीमतें बढ़ेंगी, नए होटल और बाजार बनेंगे। ये एक सिंगल प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को बदल सकता है। तो ये एक कहानी है एक ऐसी जगह की जो एक चौराहे पर खड़ी है, जहां गंगा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल बनने की कगार पर है। ये विरासत को सहेजते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है। बिल्कुल। और भविष्य का रोड मैप 4 सिंपल आइडियाज पर टिका है। पहला, जंगल और जानवरों को बचाओ, उनके आने जाने के रास्ते यानी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को सुरक्षित रखो। दूसरा, अपनी बिजली खुद बनाओ, वो भी सूरज और कचरे से। तीसरा, बारिश के पानी को सहेज कर रखो, उसे बहने मत दो, तालाबों और जलाशयों को फिर से जिंदा करो। और चौथा और सबसे जरूरी, वहां के लोकल यूथ को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो इस बदलाव का हिस्सा बन सके, सिर्फ दर्शक नहीं, उन्हें गंगा प्रहरी या टूरिस्ट गाइड के तौर पर तैयार करो। तो ये योजना ब्रांड साहिबगंज बनाने की बात करती है, जो इको टूरिज्म और संस्कृति पर आधारित हो। यहां हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किसी जगह की एक ऐसी ब्रांड पहचान बनाने के लिए क्या जरूरी है जो उसकी जड़ों से भी जुड़ी हो और आधुनिक पर्यटकों को आकर्षित भी करे, और साथ ही उस बनावटी कमर्शलाइज्ड टूरिज्म के खतरों से भी बची रहे जो अक्सर जगहों की असली आत्मा को ही खत्म कर देता है।